नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष सिंह और आप देख रहे हैं माई बिजनेस गुरु। दोस्तों, इससे पहले हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई जिसमें हमने बात किया कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है एमएसएमईज के लिए, सूक्ष्म मध्य लघु उद्योग के लिए, और आप किस तरीके से उनका सब्सिडीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और आप किस किस तरह के बिजनेसेस उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खास तौर से फार्मर्स के लिए, जो कि छोटे किसान हैं, जिनको हम सीमंत और लघु किसान के नाम से जानते हैं। अगर उस तरह के कोई किसान हैं तो वो जो सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम है एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, अच्छा खासा एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, मैं ये कहूँगा। बट अब सबसे पहले ज़रूरी है कि ये एफपीओ है क्या, एफपीओ का हम कैसे रजिस्ट्रेशन करें और एफपीओ के फ़ायदे क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जैसे मैं मान लीजिए शहर में रहता हूँ तो किसी भी मंथ में अगर मेरी कोई भी ज़रूरत है किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने की, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मेरे आसपास रहने वाले लोगों की भी वही ज़रूरत हो उस मंथ के लिए। लेकिन देखिए, अगर आप गाँव से टच रखते हैं तो आप ये निश्चित जानते होंगे कि जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं उनको पहले फील्ड के अंदर, जो अपने खेत के अंदर इनपुट देना पड़ता है, लाइक बीज डालना पड़ेगा, उसके बाद खाद, यूरिया, इस तरह के सामान उसमें लगाने पड़ते हैं। उसके बाद उसको बड़ा करने के लिए सिंचाई भी करनी है और काटने के लिए कटाई का कार्य होता है, जो कटर, थ्रेशर्स, उसके बाद आगे की प्रक्रिया करके एक फाइनल प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। लेकिन देखिए दोस्तों, जो गाँव में होता क्या है कि जिस मंथ में अगर मैं कोई फसल उपजाने की कोशिश कर रहा हूँ, फसल बोने जा रहा हूँ, तो आप निश्चित मान लीजिए कि गांव में जितने लोग रहते हैं वो उसी समय, उसी मंथ में वही फसल, वही बीज का उपयोग करते हैं, वही खाद का उपयोग करते हैं। और जब सिंचाई का समय आता है, सिंचाई का समय भी एक साथ पूरे गांव के लोग वही काम कर रहे होते हैं, और अपितु आपके आसपास के जो गांव के लोग हैं वो भी वही कार्य कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ अब जब कटने का नंबर आता है तो फसल कटने का नंबर कटर, थ्रेशर से निकाल के एक फाइनल प्रोडक्ट जब हमें प्राप्त होता है, तो उस समय भी गाँव के अधिकांश लोग वही काम कर रहे होते हैं और आसपास के गांव के लोग भी वही काम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, सोचिए कि कितना अच्छा हो कि जैसे कि हमें कहावत बताई गई थी, एकता में ही शक्ति होती है टाइप में। तो देखिए, वो कहावत का मतलब हम यहाँ थोड़ा सा कोरिलेटेड करने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि मैं कोई खाद बीज की दुकान पर गया और कोई बीज परचेज करके लाया एक अपने अकेले के लिए, तो मुझे वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर गांव के 100-50 किसान हम एक साथ किसी एक दुकान से कोई सामान परचेज करते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि हमें एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है। उसके बाद जब हम उसको पानी देने का काम करते हैं और पानी देते समय काफ़ी सारे बीज वगैरह की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो देखिए अब जब आप क्या करेंगे, सिंचाई के समय जो हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हम अगर बल्क में परचेज करते हैं तो निश्चित अगेन हमें काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। जब फाइनल प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है, उसके लिए हम जितनी भी मेहनत करते हैं उसके लिए, तो उसमें जो इक्विपमेंट्स लगते हैं अगेन उसको हम इकट्ठी क्वांटिटी में परचेज करेंगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा। और जब आपके आसपास के गांव और आपके गांव के किसानों की कोई फसल अगर एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो उस फसल को लेके आपको मंडी तक जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद खरीद करने वाले लोग आपके गांव तक आएंगे और आपसे परचेज करेंगे। तो बस दोस्तों, समझ लीजिए कि जो एफपीओ स्कीम है टोटल इसी पर डिपेंड है। देखिए, हमारे देश में क्या है, अगर आप देखें तो जो फार्मर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। फार्मर्स बहुत ज़्यादा होने के बाद भी उनकी कमाई उस लेवल की नहीं है, क्योंकि हम में कहीं ना कहीं एकता नहीं है, या हम समझें कि हमें टेक्नोलॉजी का अभाव है। जब हम एक साथ होंगे तो हमें टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और एकता होगी, तो हमारे पास जो खरीदने वाले लोग हैं वो हमारे पास आएंगे। देखिए, मज़ेदार बात यह है दोस्तों, आपको जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं, समय आने पर जैसे टमाटर की खेती है या ओनियन की खेती है, बहुत बल्क क्वांटिटी में होती है सीज़न के टाइम पे, जो ना के बराबर उनको पैसा मिलता है। लेकिन जब ये सीजनेबल फसल नहीं रह जाती है तो उस समय उसके बहुत ज़्यादा दाम दिए जाते हैं कोल्ड स्टोर से निकाल के, लेकिन हर एक फार्मर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो आपने काफ़ी सारी घटनाएँ देखी होंगी टीवी पर कि फार्मर्स अपनी जो फसल है उसको बस यूँ ही सड़कों पर फेंक देते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आपको पता हो कि आपकी जो प्याज है, ऑनियन जो है, उसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं, डिहाइड्रेट करने के बाद कई कई महीनों तक उसको प्रिजर्व रखा जा सकता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जैसे टमाटर है, टमाटर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप 2-3 दिन से ज़्यादा प्रिजर्व नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी और सेल नहीं है तो आप उसको सॉस बना सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए। सब पता कैसे होंगी? फूड जो मिनिस्ट्री और फूड डिपार्टमेंट है, यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ आपको टेक्नोलॉजी भी, जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ है, फूड में क्या टेक्नोलॉजीज आ रही है, वो सब जानकारी जब आप एफपीओ बना के एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे उसके बाद ये सब जानकारियाँ आपको बड़े आसानी से मिल पाएंगी। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो आप एफपीओ में कुछ कर सकते हैं। देखिए, सरकार ने क्या किया कि इस तरह के किसानों को जोड़ने के लिए एक एफपीओ स्कीम निकाली। अब बात उठती है कि जब कोई एफपीओ में काम करेगा
तो सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए आएगा कि भाई हम उसको रजिस्टर कैसे करें। रजिस्टर करने के बाद उसको जो चलाने का काम करेंगे, एक तरह संचालन की बात करें तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा और किस तरीके से होता है। देखिए इसमें सरकार ने जो स्कीम बनाई है उसमें मिनिमम 10 लोग और अधिकतम 5,000 10,000 कितने भी लोग हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। यानी कि आप जब एफपीओ बनाने जाते हैं तो आपको मिनिमम 10 किसान होने चाहिए, जिनमें से 5 जो किसान होते हैं वो थोड़े पढ़े लिखे हों और वही जो उसकी कमान होती है, एक तरह से सेंट्रल पावर जो रहती है उसको चलाने के लिए वो 5 लोग काम करते हैं। वो अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में एक फर्म को बनाते हैं। फर्म देखिए 2 तरह की हो सकती है यहाँ पे। फर्म बनाते समय देखिए या तो कोऑपरेटिव हो सकती है या प्राइवेट हो सकती है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, देखिए आप अगर कोऑपरेटिव फर्म बना रहे हैं तो लगभग 20,000 रुपये का खर्चा आता है और अगर आप प्राइवेट फर्म रिफॉर्म करने जा रहे हैं तो यहाँ पे लगभग आपको 40,000 रुपये का खर्चा आता है। ये अनुमानित खर्चा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा या कम भी हो सकता है। लेकिन देखिए दोनों के कुछ अपने अपने फ़ायदे हैं। जैसे कि आप कोऑपरेटिव बनाते हैं तो आगे चल के आपका जो एफपीओ है, सरकार से अगर किसी प्रकार के क्लस्टर डेवलपमेंट की बात करें या कोई बड़ी मशीनरी की हम बात करें और या इस तरह की हम बात करें कि आगे जाके किसी भी तरह का कोई एक सेंटर या कोई रिफाइनरी या मतलब जो भी आपका रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड बनाने के बाद जो काम में आता है, उसके लिए हम किसी तरह का कोई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है तो ज़्यादा सब्सिडी का प्रावधान रहता है। लेकिन जो प्राइवेट फर्म जो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसका हमें चार्जेस भी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ रहा है तो उसके भी अपने अलग ही फ़ायदे हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप भविष्य में जाके आपकी फर्म बहुत अच्छा काम करता है, आपका एफपीओ बहुत अच्छा काम करता है तो आप बड़ी बड़ी बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियों से बड़ी आसानी से उनके साथ में आप बिजनेस कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को दे सकते हैं और वो आगे जाके उनको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो देखिए एफपीओ का मतलब यही है कि आप एक साथ कोई प्रोडक्ट परचेज करें, एक साथ उसकी तैयारी करें और बड़े लेवल पे एक मार्केटिंग, अच्छे से लेवल पे उसकी मार्केटिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की बिक्री हो सके। अब देखिए प्रश्न उठता है कि जो 5 लोगों का हम जो चयन करने जा रहे हैं वो थोड़े पढ़े लिखे हों, चीज़ों को समझते हों, तो उनमें से एक सीईओ का पद रखेगा, बाकी अन्य छोटे पद रहेंगे जो कि फाइनेंस से रिलेटेड काम देखेंगे, अकाउंट से रिलेटेड काम देखेंगे और मार्केटिंग से रिलेटेड काम देखेंगे। तो अब देखिए बात उठती है कि भाई क्या एक बार जो व्यक्ति जिस पोजीशन पे बैठ गया क्या वो जीवन पर्यंत उसी पोजीशन पे बैठा रहेगा? नहीं। देखिए इनका एक टेन्योर है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो कि 2 साल के लिए हैं, कुछ 3 साल के लिए हैं और कुछ 1 साल के लिए भी पोस्ट हैं। तो ये बार बार पोजीशंस इनकी बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई सीईओ की पोस्ट पर बैठ गया एक बार तो लाइफ टाइम उसी पोस्ट पर बैठा रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बार बार चेंज होता रहता है। जो और सदस्य हैं उनको भी मौका मिलता है दूसरी पोस्टों पर आने के लिए। तो अब बात उठती है कि भाई अगर हम कोई भी इस तरह का एफपीओ रिफॉर्म करते हैं तो उसके खर्चे वगैरह कैसे मीट आउट होंगे? देखिए सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन वाला खर्चा वो तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा। इसमें कोई किसान जस्ट जुड़ गए 2-2 3-3 हज़ार रुपये की शेयरिंग करके अपने आप को कोऑपरेटिव या प्राइवेट फर्म के रूप में स्टैब्लिश कर लेंगे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प लेते हुए। उसके बाद फिर इस फर्म को 3 साल तक, देखिए ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी एफपीओ क्रिएट किया और आज आपने क्रिएट किया और कल से आपको अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता है, समय लगता है। तो सरकार ने इस चीज़ को समझा और उसने इस एफपीओ के लिए पर्टिकुलरली 18 लाख रुपए का अनुदान दिया। अब देखिए ये जो अनुदान होता है 3 साल के लिए होता है, यानी कि हम मोटा मोटा अगर समझें तो 6-6 लाख रुपए प्रति वर्ष आपने लिया। इसमें आपके सीईओ की जो अधिकतम सैलरी है 25,000 रुपये वो भी इसी में से आती है। इसके अलावा आप ऑफिस लेते हैं और अन्य जो सदस्य बनेंगे उन सबको इसमें कंट्रीब्यूशन जो अपना करते हैं उन सबको सैलरी भी इसी 6 लाख रुपए में से दी जाएगी। ये 3 साल तक होगा। 3 साल के बाद माना जाएगा सरकार की तरफ से कि भाई आपका 2 ही कंडीशन है, या तो आपका एफपीओ बहुत अच्छा हो गया जो कि आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अगर आप 3 साल में अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाए तो सरकार ऐसे एफपीओ को कोई आगे जाके तवज्जो नहीं देगा। लेकिन दोस्तों देखिए अब बात उठती है कि भाई एफपीओ बनेगा कैसे। अब हमने बात कर ली कि आपने कोऑपरेटिव या प्राइवेट फर्म के तौर पे अपने आप को रजिस्टर कर लिया सीए के चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से और वहाँ पर आपने जितने भी सदस्य थे उनके सदस्यों की जो क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड है वो आपने डाल दी। उसके बाद इसको रिफॉर्म करने के बाद सरकार ने जो 3, एक तरह से मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशंस में बात करूं या डिपार्टमेंट्स बात करूं, उनके थ्रू इसको रन किया जा रहा है। सबसे पहले जिसमें नाबार्ड है और NPMA, तीसरा जो डिपार्टमेंट आता है वो है SFAC। यानी कि देखिए आप इन तीनों में कहीं भी अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप SFAC की वेबसाइट पे चलें मेरे साथ, वहाँ वेबसाइट पे देखें। इन्होंने कुछ प्राइवेट एजेंसीज को हायर किया जिनको उन्होंने नाम दिया CBBO, यानी कि क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि देखिए जब आपने अपने आप को कॉर्पोरेट या प्राइवेट के रूप में बना लिया, फिर आपने CBB
की वजह के संपर्क किया, जो कि प्राइवेट एजेंसीज़ हैं। भाई आपने अगर कोई बनाया लेकिन उनको पता नहीं है, तो उनको आपको बताना पड़ेगा जाके कि भाई आपने इस तरीके से क्लस्टर को रिफॉर्म किया हुआ है। और उसके बाद जाके क्या होता है कि अब आपका क्लस्टर वर्किंग में आ चुका है, अब आप काम करेंगे। जो सरकार ने 18 लाख रुपए का जो अनुदान आप लोगों के लिए डिसाइड किया है, वो आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद आप काम कर सकते हैं। देखिए, और फिर अब इस वेबसाइट पर आपको जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लस्टर यानी एफपीओ से रिलेटेड जो भी जानकारी है पूरी उपलब्ध है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आप जाएंगे तो वहाँ पर 50 ऊपर ऐसे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, लाइक सीईओ की क्या भूमिका होती है और सीईओ की क्या सैलरी होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो इसमें जानकारी आपके लिए दे रखी है। उसके बाद प्रोड्यूसर फार्मर कंपनियाँ क्या होती हैं, उनके लिए क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं, किस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो 100% मुझे लगता है कि आपकी सभी क्वेरियों के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है एफपीओ से संबंधित मैंने सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट के माध्यम से आपको उसकी जानकारी दूंगा। और ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट लिंक हैं डिपार्टमेंट्स की, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए फिर से हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।